नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और सिविल प्रोसीजर कोड यानी देश का एक सिविल प्रोसीजरल लॉ जिसका नाम है व्यवहार प्रक्रिया संहिता, या जिसे हम दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। सीपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरप्लीडर सूट, अंतराभिवाची वाद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे ये इंटरप्लीडर सूट क्या होता है या अंतराभिवाची वाद क्या होता है। आश्चर्य की बात होती है जब केस हम लोगों ने सुना है कि केस वादी और प्रतिवादी के बीच में चलता है, लेकिन एक इंटरप्लीडर सूट वो होता है जो प्रतिवादी के बीच में चलता है। यानी इसमें जो मेन क्वेश्चन डिसाइड करना है वो प्रतिवादियों के बीच की बात को डिसाइड करना होता है। इसे अंतराभिवाची वाद कहा जाता है और सीपीसी की धारा 88 में इसके बारे में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे अंतराभिवाची वाद क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसके लिए सीपीसी का कौन सा ऑर्डर है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके क्या आवश्यक तत्व हैं, ये सारी बातों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोगों ने जब कभी भी सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ा है तो सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ते समय एक सूट का नाम आता है जिसका नाम होता है इंटरप्लीडर सूट। इसी इंटरप्लीडर सूट को अंतराभिवाची वाद कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसके अर्थ और परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि अंतराभिवाची वाद होता क्या है, यानी इंटरप्लीडर सूट क्या होता है। When the plaintiff on behalf of the claimant filed a suit for choosing the actual owner of the property, यानी आप इस उदाहरण के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए आपके पास किसी और की प्रॉपर्टी है और किसी और की प्रॉपर्टी और दावेदार दो आ जाएं, मतलब आपके पास दो लोग आ जाएं, दोनों क्लेम करने लग जाएं कि ये प्रॉपर्टी मुझे दीजिए, मैं एक्चुअल ऑनर हूं, या दूसरी पार्टी बोल रही कि मैं एक्चुअल ऑनर हूं, ये प्रॉपर्टी मुझे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने धर्म संकट खड़ा हो जाएगा और आप प्रॉपर्टी देना भी चाहते हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है कि किसको प्रॉपर्टी दें, हु इज द एक्चुअल ऑनर। तो ऐसा सूट जो व्यक्ति लगाता है ये डिसाइड करने के लिए कि एक्चुअल ऑनर कौन है, किसको मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मेरे साथ कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, भविष्य में मेरे साथ कोई विवाद ना हो। तो इसके लिए इंटरप्लीडर सूट दाखिल किया जाता है। तो व्हेन द प्लेंटिफ यानी जो वादी है ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लेमेंट फाइल्ड अ सूट, एक सूट फाइल करता है फॉर चूजिंग द एक्चुअल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन इट इज कॉल्ड एन इंटरप्लीडर सूट। इसी को ही इंटरप्लीडर सूट या अंतराभिवाची वाद कहते हैं। तो अंतराभिवाची वाद क्या है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 88 में और इसके बारे में जो आदेश है दैट इज आदेश 35, ऑर्डर 35 में इसके बारे में पूरी प्रोसीजर बताई गई है। अंतराभिवाची वाद के बारे में प्रावधान किया गया है। अब ये क्या कहता है इंटरप्लीडर सूट, तो अंतराभिवाची वाद एक ऐसा वाद है, देखिए अंतराभिवाची वाद एक ऐसा वाद है जिसमें कि विवाद जो है वादी और प्रतिवादियों के मध्य न होकर प्रतिवादियों के ही मध्य होता है। मतलब प्रतिवादी मतलब जो दो लोग क्लेम कर रहे थे कि हम एक्चुअल ऑनर है, तो मेन जो डिस्प्यूट है वो प्रतिवादियों के बीच में ही है, तो प्रतिवादियों के मध्य होता है। इसमें प्रतिवादी ही एक दूसरे के विरुद्ध अभिवचन करते हैं, वादी का इसमें कोई हित नहीं होता है। वादी तो प्रॉपर्टी देना चाहता है, बस वादी को ये दिक्कत है कि प्रॉपर्टी किसे दे, ताकि भविष्य में उसको वापस से उसके ऊपर कोई क्लेम ना आए, उसके ऊपर कोई झंझट ना आए। अब अंतराभिवाची वाद के बारे में यदि हम देखेंगे, यहाँ पर अंतर्विवाद एक वर्ड आता है, अंतर्विवाद। तो ये अंतर्विवाद क्या है, आइए समझते हैं। अंतर्विवाद का अर्थ किसी तीसरे पक्ष से संबंधित मुद्दे को निपटाने के लिए एक दूसरे के साथ मुकदमा करना है। तो तीसरे पक्ष से संबंधित, तीसरा पक्ष कौन है कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनके बीच में, तो इसको कैसे समझ सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अनुसार, यदि आप सेक्शन 88 ऑफ द सीपीसी को गौर से पढ़ेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रतिकूल रूप से एक ही ऋण, या तो लोन की बात है, यहाँ पर प्रॉपर्टी की जगह लोन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, धनराशि हो सकती है यानी कोई मनी मैटर भी हो सकता है, या अन्य संपत्ति में चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल संपत्ति। तो आपने देखा कि सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं होती है, प्रॉपर्टी के अलावा कोई ऋण राशि भी हो सकती है, ऋण मतलब कोई लोन अमाउंट भी हो सकता है, कोई धन राशि भी हो सकती है, कोई अमाउंट भी हो सकता है। उसका दावा करते हैं जो शुल्क और लागत को छोड़कर किसी भी ब्याज का दावा नहीं करता है, यानी शुल्क और लागत को छोड़कर। अभी शुल्क और लागत, जैसे मान लीजिए एक टेलर को किसी ने कपड़े दिए, जिसने दिए उसके बाद लेने 2-3 दावेदार आ गए कि ये कपड़े तो हमारे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में शुल्क और लागत को छोड़कर किसी भी ब्याज का दावा नहीं कर सकता है। उसके द्वारा खर्च किया गया है और ऐसा व्यक्ति
भुगतान करने या उसे सही दावेदार को देने के लिए तत्पर भी है। यानी जो व्यक्ति है वो देना तो चाहता है, भुगतान करने के लिए और सही दावेदार को देने के लिए तैयार है, वह इंटरप्लीडर मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन अब वो व्यक्ति डिलेमा में आ गया, धर्म संकट में आ गया कि किसे वो प्रॉपर्टी दे, तो ऐसी स्थिति में वो मुकदमा दायर करेगा न्यायालय के सामने और ये कहेगा कि मैं किसे दूं, कृपया आप एक्चुअल ऑनर का पता लगाएं और मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। तो इसको इंटरप्लीडर सूट कहते हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक्स के पास कुछ सामान है, एक्स एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ सामान है, मतलब कोई गुड्स है, इसके पास कोई सामान है जिस पर वाई के साथ साथ जेड भी दावा कर रहा है। अब दो लोग आ गए, वाई भी दावा कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो सामान है मुझे दे दो, जेड भी दावा कर रहा है। तो एक्स एक इंटरप्लीडर मुकदमा दायर कर सकता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है ये एक मुकदमा दायर करेगा कि मैं वाई को दूं कि जेड को दूं, मतलब एक्चुअल ऑनर कौन है। तो अब अदालत वाई और जेड के बीच में असली मालिक का फैसला करेगा। तो ये जो सूट है इसको इंटरप्लीडर सूट कहा जाता है, इसको अंतराभिवाची वाद कहा जाता है। इसके अब जरा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। देखिए, इंटरप्लीडर सूट मुकदमा जब दाखिल करना है तो कुछ बातों का होना बहुत जरूरी है। तो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरप्लीडर मुकदमा शुरू करने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है। कुछ शर्तें हैं। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, जब आप एग्जामिनेशन के आंसर्स लिखेंगे तो ये बिंदु लिखने जरूरी रहेंगे कि क्या शर्तें होनी चाहिए इंटरप्लीडर सूट के लिए। तो सबसे पहले विवाद में कुछ ऋण राशि या चल अचल संपत्ति होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा कि विवाद में कुछ ऋण राशि, ऋण यानी कुछ अमाउंट भी हो सकता है, धनराशि भी हो सकती है, चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल संपत्ति भी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसको क्लेम करने वाले कितने लोग हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ दावा कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मुझे दीजिए या ये राशि मुझे दीजिए, अमाउंट मुझे दीजिए। तीसरा, जिस व्यक्ति से ऐसे धन या संपत्ति का दावा किया जा रहा है उसे शुल्क और लागत के अलावा उसमें किसी भी ब्याज का दावा नहीं करना चाहिए। यानी सिर्फ ब्याज का दावा छोड़ के बाकी सारे दावे कर रहे हैं जिस भी व्यक्ति के पास वो संपत्ति है। उसके बाद तीसरे व्यक्ति को इसका भुगतान करने या सही दावेदार तक पहुंचाने के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति से दावा कर रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिस व्यक्ति से दावा किया जा रहा है वो व्यक्ति तैयार है और इच्छुक है, देने के लिए भी इच्छुक है और तैयार भी है। लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि किसे दे। ऐसा कोई मुकदमा लंबित नहीं होना चाहिए जिसमें प्रतिद्वंदी दावेदारों के अधिकारों का उचित निर्णय किया जा सके। अब मान लीजिए ऑलरेडी दोनों के बीच में सूट चल रहा है ऑलरेडी कि कौन मालिक है, उसका सूट दावेदारों के बीच में चल रहा है, तो फिर इंटरप्लीडर सूट की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति रुक जाएगा जब तक कि उस केस का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक ये रुक जाएगा। इंटरप्लीडर सूट की स्थापना कौन कर सकता है, कौन सूट लगाएगा? तो इसमें एक केस है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस धीरेन्द्र नाथ बनर्जी एंड अन्य 1937 में। यह देखा गया कि जिस व्यक्ति को शुल्क या लागत को छोड़कर किसी भी ऋण, धन या संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी टेलर का एक उदाहरण दिया कि एक दर्जी को कपड़े दिए हैं और लेने दावेदार बहुत सारे आ गए, तो दर्जी को सिर्फ अपने कपड़े की सिलाई से मतलब है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो खर्च को छोड़कर बाकी उसको संपत्ति में कोई या धनराशि में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सूट फाइल कर सकता है। तो स्वेच्छा से भुगतान करने के लिए तैयार है, ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा से भुगतान करने के लिए भी तैयार है। संपत्ति को सही दावेदार को सौंपना एक इंटरप्लीडर मुकदमा दायर कर सकता है। अब उसको ये देखना है कि ओरिजिनल मालिक कौन है, इसलिए इंटरप्लीडर सूट लगा सकता है। इंटरप्लीडर सूट की प्रक्रिया क्या होगी, अब थोड़ा प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो इंटरप्लीडर सूट की जो प्रक्रिया है, द प्रोसीजर जो है, इट इज गिवन अंडर ऑर्डर 35 ऑफ द सीपीसी। तो इंटरप्लीडर मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया सीपीसी के आदेश 35 में दी गई है, निर्धारित की गई है। इंटरप्लीडर मुकदमे की याचिका में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। अब क्या क्या बातें होनी चाहिए, जरा बस लास्ट पॉइंट की ओर हम चल रहे हैं। सबसे पहले वादी का दावा कि आरोपों और लागत के अलावा विवाद के विषय में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है, इंटरप्लीडर सूट दाखिल करते समय व्यक्ति ये बताएगा कि मेरा उस प्रॉपर्टी में, धनराशि में मेरा कोई क्लेम नहीं है, सिर्फ अपने शुल्क की बात कर सकता है कि जो मेरे इसमें लागत और शुल्क लगे उसके बारे में बात करेगा। आरोपों की जगह ये शुल्क है। उसके बाद प्रतिवादी द्वारा अलग अलग दावे किए गए हैं। तो सेकंड शर्त ये कि प्रतिवादी बहुत सारे आ गए हैं, मतलब बहुत सारे लोग आकर बात करने लगे कि ये प्रॉपर्टी तो हमें दीजिए। और वादी प्रतिवादी में किसी के बीच में कोई मिली भगत नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं कोल्यूसिव ट्रीटी, दुर्भी संधि। दोनों के बीच में दुर्भी संधि नहीं होनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये है मित्रों अंतराभिवाची वाद, जिसे हम कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। तो इंटरप्लीडर सूट के लिए आपको सेक्शन 88 प्लस
ऑर्डर 35 देखना रहेगा। इसमें आपको इंटरप्रीटर सूट के बारे में पूरा एग्जामिनेशन के लिए आएगा। CPC के इसी प्रकार के अन्य लेक्चर्स के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी, और एक डाउनलोड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन लॉ इजी, जिसमें हम आसान भाषा में कानून को समझने का प्रयास करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।